Welcome everyone. Welcome to this very special session with Maharashtra's Deputy Chief Minister Mr. Devendra Fadnavis. और मिस्टर फडणवीस एबीपी के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। वैसे तो रोमाना जी ने बहुत इंप्रेसिव इंट्रोडक्शन दी है आपकी, लेकिन मिस्टर फडणवीस, having known you for a long time and covered your entire chief ministerial tenure very closely, I would like to add just one line that perhaps you are one of the sharpest political minds that the state has ever seen. So great to have you here, Mr. Fadnavis. Thank you so much. अब प्रेस कर दिया मैंने, इसका मतलब नहीं कि तेरे सवाल नहीं आएंगे। समझ में आ गया मुझे कि प्रेस कर लिया तो आगे क्या आने वाला है ये मुझे पता है। शुरुआत तो मैं हल्के फुल्के चीजों से करना चाहती हूँ मिस्टर फडणवीस। कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन था और तब तक कल सुबह तक 7 या 10 सीटों पर आप लोग की पेच फंसी हुई थी। अलायंस में सब ठीक ठाक है, इतनी खींचातानी क्यों हो रही है? मुझे लगता है ये तो हमेशा ही होता है, ऐसा कोई नई बात नहीं है। उल्टा आपने इसको इस तरीके से देखना चाहिए कि केवल 10 सीटें फंसी थी, 288 में 278 सीटें क्लियर और 10 सीटें फंसी हुई, तो मुझे लगता है इससे पॉजिटिव तो कुछ हो ही नहीं सकता। और ये 10 सीटें भी करीब करीब हमने रिजॉल्व की है और मुझे लगता है कि ठीक ठाक है। शुरुआत में ही मिस्टर फडणवीस, नवाब मलिक के इशू को लेकर कल से काफी कंट्रोवर्सी हो रही है। आशीष शेलार आपके पार्टी के लीडर बड़े मुखर तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि भाई हम नहीं करेंगे, प्रचार नहीं करेंगे नवाब मलिक के लिए, नहीं चाहिए ये कैंडिडेट। विरोध था बीजेपी से। उसके बाद भी मिस्टर फडणवीस कल उनको टिकट मिलता है, आपके सहयोगी पार्टी से मिलता है, अजीत पवार की पार्टी से उन्हें टिकट दिया जाता है। इट्स एन एम्बैरेसमेंट फॉर यू। आशीष शेलार जी ने जो बात कही वही पार्टी की भूमिका है। हमने बहुत साफ शब्दों में राष्ट्रवादी कांग्रेस को ये कहा था कि नवाब मलिक इनको आप टिकट मत दीजिए, अलायंस में हम उनका काम नहीं करेंगे, बीजेपी उनके साथ नहीं जाएगी, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा था। बावजूद इसके उन्होंने उनको बी फॉर्म दिया, वो खड़े हुए। मैं बीजेपी की बहुत स्पष्ट भूमिका बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी उनका काम नहीं करेगी। वहां पर शिवसेना का एक उम्मीदवार है शिंदे जी का, जिसको रखना चाहते या नहीं रखना चाहते। अगर शिंदे जी का उम्मीदवार वहां रहता है तो बीजेपी उसका ही काम करेगी। अजीत पवार ने आपकी बात क्यों नहीं मानी? वो तो उनको पूछिए, मुझे थोड़ी पता है। तो आप ये क्लियर कर रहे हैं कि यहां प्रॉब्लम है, इस सीट में प्रॉब्लम है? 100% प्रॉब्लम है। ओके मिस्टर फडणवीस, पिछली बार 164 सीट थी आप लोग के पास में, आप 150 लगभग उस पे लड़े थे, 105 लेकर आए थे। इस बार भी आप लगभग 148 पर लड़ रहे हैं, मगर इस बार लोकसभा के रिजल्ट्स के बाद क्या चुनौतियां ज्यादा बड़ी हैं आपके लिए? क्या आपको लगता है कि इस बार भी सेंचुरी मार पाएंगे आप लोग? देखिए, चुनौतियां तो होती है, कोई भी चुनाव जो होता है वो चुनौतीपूर्ण ही होता है, लेकिन लोकसभा के बाद जिस प्रकार से परिस्थितियां बदली है जी, महाराष्ट्र का वातावरण भी बदला है और लोकसभा में जो फेक नैरेटिव उस समय एक प्रकार से लोगों में रोपित किया गया था, मैंने उसके बाद रिजल्ट्स के बाद कहा था कि हमें और महाविकास आघाड़ी में कोई बहुत अंतर नहीं है। उनको 46.9% मिले, हमको 43.9% उनको मिले, 43.6% हमको मिले। 0.3% एक फेक नैरेटिव को बहुत बड़े पैमाने पर चलाने के बावजूद, लेकिन फेक नैरेटिव की उम्र बहुत छोटी होती है, वो जल्दी मर जाता है। उनका फेक नैरेटिव अब नहीं चल रहा है, वो मर गया है, लोगों को पता चल गया है। और मैं ये मानता हूं कि अब परिस्थितियां बदली हुई है। मुझे विश्वास है कि हम लोग सेंचुरी पार कर पाएंगे। अगर परिस्थितियां बदली हुई हैं फडणवीस जी, तो फिर आपके नेता मंदिर मस्जिद क्यों कर रहे हैं? आप वोट जिहाद क्यों कर रहे हैं? आपकी कैबिनेट गाय को राजमाता क्यों बता रही है? आप पोलराइज कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि गाय को राज्य माता बताना, इसमें क्या पोलराइजेशन है? अरे भाई, अगर हम गौ माता को का संवर्धन करना चाहते हैं, और कौन सी गाय? देसी गाय की बात की है। देसी गाय को राज्य माता का दर्जा देकर इस देश में अगर हमारे किसानों की जमीन को बंजर होने से बचाना है तो सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि देश में देसी गाय का संवर्धन हो। देशी गाय, जो हमारी देसी गाय है,
उस गाय में ही ये ताकत है कि जिसके गौमूत्र के कारण, जिसके गोबर के कारण, जिसके मैन्योर के कारण हमारी जो उर्वरक क्षमता है वो हमारी जमीन की बढ़ती है। और इसलिए उसको हमने अगर ऐसा कहा तो इसमें क्या फर्क पड़ता है। दूसरा, देखिए मंदिर मस्जिद की बात तो नहीं है, लेकिन वोट जिहाद की बात हमने निश्चित रूप से कही है, क्योंकि जो लोकसभा के चुनाव हुए उस चुनाव में जिस प्रकार से पोलराइजेशन करने का प्रयास किया, पोलराइजेशन ही किया। उदाहरण है हमारे सामने कि धुले की सीट पर 6 में से 5 असेंबली में हम लोग 1,90,000 से आगे जाते हैं और एक ही असेंबली में मालेगांव सेंट्रल में 1,94,000 का लीड वो लेते हैं। और ये मैंने इसको वोट जिहाद इसलिए कहा कि सारे जो धार्मिक स्थल है उस पर बैनर लगते हैं कि आप वोट नहीं करेंगे तो आप अल्लाह से दुश्मनी करोगे, अल्लाह का अपमान करोगे, जो भाषा है उसमें। इस प्रकार से सारे के सारे अगर जो धार्मिक नेता है और अलग अलग प्रकार के नेता है ये पोलराइजेशन करेंगे तो ये वोट जिहादी हुआ। इस वोट जिहाद के भरोसे वो जीते, लेकिन अब ये नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं हो पाएगा कि 2 चीजें, एक तो माइनॉरिटी के सामने भी हमने इनको एक्सपोज किया है, और दूसरा सबसे महत्व की बात यह है कि 6 में से 5 में तो हम आगे थे, वहां 5 में तो जीतेंगे, अब वो 1 में ही जीत सकते। साथ साथ दूसरा मैं बता देना चाहता हूं कि जो दूसरा संविधान के नाम पर इन्होंने पोलराइजेशन किया था, संविधान बदलेगा और आरक्षण जाएगा, ये जो पोलराइजेशन किया था ये भी अब खत्म हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी जी अमेरिका में जाकर जब आरक्षण के ऊपर बोलते हैं और नाना पटोले जी उसका समर्थन करते हैं तो सीधे सीधे लोगों के भी ध्यान में आता है इनके खाने के दांत अलग है और दिखाने के दांत अलग है। इसलिए अब कोई नैरेटिव नहीं चलेगा, कोई फेक नैरेटिव नहीं चलेगा, सीधे लोगों तक हमारी बातें, हमारी स्कीम्स पहुंच रही है, हम जीतेंगे। आप जीतेंगे, लेकिन आप लोग को जहां मौका मिलता है आप भी नहीं छोड़ते हैं फडणवीस जी, आपके पार्टी के नेता भी यही करते हैं प्रीटी मच। आपसे ये सवाल तो कई बार पूछा गया होगा सर, मगर मैं दोबारा पूछना चाहती हूं। अज्यूम कर रहे हैं हम, एक सिनेरियो अज्यूम कर रहे हैं, अब ये मत कहिएगा कि ऐसा नहीं हो सकता है, हम अज्यूम कर रहे हैं, अजम्पशन पे ये सवाल है कि रिजल्ट्स के बाद अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि आपको और नंबरों की जरूरत पड़े, तो बिटवीन शरद पवार एंड उद्धव ठाकरे, हु इज योर फर्स्ट पिक मिस्टर फडणवीस? अरे भैया, उनको साथ में रहने दीजिए, हम तीनों काफी है, हम तीनों साथ में रहेंगे, हमारी सरकार आने वाली है। और पॉलिटिक्स में अगर और मगर इस पर कोई जवाब नहीं दिया जाता, कोई इसके ऊपर बात नहीं कही जाती, इसलिए अगर मगर पर मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। मैं दावे के साथ कहता हूं हम तीनों काफी है, हमारी सरकार आ रही है, किसी की आवश्यकता नहीं है। मिस्टर फडणवीस, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज, और मैं आपको याद दिलाऊं कि आपके ही पार्टी के शीर्ष नेता जो ये कहते हैं कि किसी पार्टी के लिए दरवाजा बिल्कुल बंद हो गया है और उसके बाद एज पर कन्वीनियंस मिराकुलसली वो दरवाजा खुल जाता है, जैसे बिहार में हुआ, इसीलिए मैं पूछ रही हूं उद्धव ठाकरे के लिए दरवाजे खुलेंगे जरूरत पड़ेगी तो? आप 23 तारीख को एक और इंटरव्यू ले लीजिए मेरा। इंटरव्यू ले लूंगी, मगर आज मैं आपसे पूछ रही हूं बिटवीन हिम एंड बिटवीन दिस वन एंड दैट वन। अरे भाई, मैं भविष्यवेत्ता थोड़ी हूं, मैं भविष्यकार थोड़ी हूं, मुझे थोड़ी वो सब समझता है कौन सा ग्रह कहाँ चल रहा है और किसका ग्रह कैसा जा रहा है और किसका ग्रह ऊंचा जा रहा है। इसके आधार पर जो भविष्य कहते हैं ये वो बता सकते हैं, इसमें क्या होगा, मैं थोड़ी बता सकता हूँ। मैं तो उद्धव ठाकरे को घोर वापस पॉलिटिशियन लेंगे फडणवीस जी, ऐसी सिचुएशन उद्धव ठाकरे को वापस लेने का विचार कुछ है? सिचुएशन ही नहीं आई ऐसी, जो सिचुएशन ही नहीं आ रही। कल आप बोलोगे ट्रंप को लेंगे क्या, उसके साथ बात करोगे क्या, ऐसा थोड़ी होता है। That's a wrong comparison that चलो you have ठीक है, made, रॉन्ग but- होगी, पर कंपैरिजन तो है ही। Right, let's move on then, Mr. Fadnavis. हाल में हरियाणा के चुनाव हुए, जितने एग्जिट पोल रिजल्ट्स थे, जितने भी कयास लगाए गए थे, सब धरी की धरी रह गई। प्रचंड जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की। उसके बाद माहौल तो डेफिनेटली बदल गया है महाराष्ट्र में, मगर मैं ये जानना चाहती हूं कि जमीन पे मिस्टर फडणवीस बीजेपी के लिए क्या बदला है? मुझे ऐसा लगता है कि एक जमीन पर पॉजिटिविटी नजर आ रही है। ओके, अनफॉर्चुनेटली ये सारे फेक नैरेटिव्स के कारण जो लोकसभा के बाद हम लोगों ने एनालिसिस किया तो हमारे ध्यान में आया कि निगेटिविटी तैयार हो गई थी,
पर हम उसका आकलन नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में रहे। हमको ध्यान में आ रहा था कि नैरेटिव तैयार हो रहा है, पर हम लोग एक प्रकार से उसका आकलन नहीं कर पा रहे थे, या हम लोग एक ऐसे मानसिकता में थे कि नहीं भाई ये तो हमेशा ही चलता है, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो उसके बाद हमने सजगता से काम किया, हमने नीचे जमीन पर काम किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने नीचे उतर कर काम किया, लोगों में काम किया। आज मैं ये कह सकता हूं कि एक पॉजिटिविटी है। मैं ये नहीं कहता कि चुनाव सब बिल्कुल 100% अच्छा हो गया, चुनाव टफ ही होता है, लेकिन मैं आज ये कह सकता हूं वी हैव एन एज, हमको एज है, ऐसी परिस्थिति हमको दिख रही है। ओके, कांग्रेस की जो अच्छी प्रदर्शन हुई है इस बार, देयर आर पीपल हु आर सेइंग दैट दिस इज अ रिवाइवल फॉर कांग्रेस, एटलीस्ट इन महाराष्ट्र, दे डिड समथिंग राइट। कोई स्ट्रैटेजी बन रही है बीजेपी की टू काउंटर द कांग्रेस? कि हमारी लड़ाई तो कांग्रेस के साथ ही है। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई कांग्रेस के साथ है, और मैं नहीं मानता कि कांग्रेस का रिवाइवल हुआ है। कांग्रेस का पॉलिटिकल अर्थमेटिक ये सही बैठा। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर कहता हूं, कांग्रेस की जीती हुई सीटें आप देखेंगे, जिसका मैंने धुले का उदाहरण मैंने दिया, ऐसी कई सीटें हैं। आप नॉर्थ ईस्ट मुंबई देख लीजिए, आप नॉर्थ सेंट्रल मुंबई देख लीजिए। ऐसे में एक लाइन में 8 सीटें आपको बताऊंगा कि जो सीटें अलग अलग जगह वो पीछे, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के कारण, 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी के कारण, ये जो जिसको मैंने वोट जिहाद कहा है, इसके कारण वो लोग चुनकर आए। अब ये तो इसको रिपीट नहीं कर सकते ना, इसमें अगर वो चुनकर आएंगे तो उसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आएंगे, बची हुई 4 में तो नहीं आ पाएंगे। तो मुझे लगता है कि अब वो परिस्थितियां कांग्रेस के लिए नहीं रही है। ये कोई रिवाइवल वगैरह कांग्रेस का नहीं है। हाँ, उनका पॉलिटिकल अर्थमेटिक सही बैठा, इसलिए उनको सीटें ज्यादा मिली। हमने ये मान्य करना चाहिए कि हमारे अपेक्षा से बहुत ज्यादा सीटें कांग्रेस को लोकसभा में मिली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.